स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोग रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट के बारे में देख रहे थे। तो रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट के बारे में हमने शानदार तरीके से, इसके पहले जो टॉपिक है वो है एबायोटिक रिसोर्स क्या है, बायोटिक रिसोर्स क्या है, उसके बाद रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ से डिस्कस होना शुरू होता है, क्योंकि यहाँ से सवाल और भी डीप में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा था कि रिसोर्सेस को निकालता कौन है भाई, ह्यूमंस निकालता है, और ह्यूमंस फिर उसको एक यूजफुल एक मटेरियल में कन्वर्ट करके फिर हमारे देश में डेवलपमेंट लाने का काम वो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय रिसोर्स प्लानिंग। अब देखो, कोई भी काम करने से पहले आपके देश में बहुत ज्यादा रिसोर्स है मान लो, लेकिन उस रिसोर्स को अगर आप प्लान्ड तरीके से अगर नहीं इस्तेमाल करोगे तो वो हो सकता है कि आपके इकोनॉमी में आगे चलकर वो बचे ही ना, या आपके कंट्री में वो चीज बचे ही ना, और जिसके असर जो होगा वो आने वाले फ्यूचर जनरेशन पे पड़ेगा, है कि नहीं। तो हमें कोई भी रिसोर्सेज का मतलब, जैसे मान लो एक इंसान है भाई, एक इंसान है जिसका नाम टमटा है, ठीक है, तो वो टमटा जो है, अगर मान लो कि वो सही तरीके से अब खर्च नहीं कर रहा अपने पैसे का, तो पैसा भी एक तरीके से उसके पास रिसोर्स है भाई, और उस पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसका फ्यूचर जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। सेम उसी तरीके से एक देश में रिसोर्स प्लानिंग होता है एसेंशियल फॉर द एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्स। तो आप रिसोर्स प्लानिंग जब करते हैं तो दो चीजों को ध्यान देते हैं, क्या क्या भाई, एक भाई किस तरीके से हम एफिशिएंट वे में कर पाए, ठीक है, शानदार तरीके से कर पाए, और दूसरा क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से, मतलब सस्टेनेबली इस्तेमाल करें, ताकि उसका जो पार्ट है वो कुछ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहे, ताकि उसका इस्तेमाल वो कर पाए अपने फ्यूचर में। तो इंडिया एक डाइवर्स रीजन है भाई, और यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेस एक तरीके से पाए जाते हैं हमारे देश में। ठीक है, सम रिच ऑफ द सर्टेन मिनरल्स बट लैकिंग इन अदर्स। अगर देखा जाए, कुछ स्टेट्स हैं जहां पर बहुत शानदार तरीके से मिनरल्स वगैरह होते हैं, और कुछ स्टेट्स हैं वहां पर एक तरीके से मिनरल्स वगैरह बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले एग्जाम्पल अगर रीजन देखा जाए, पहला झारखंड। देखो, झारखंड, छत्तीसगढ़, जो छोटा नागपुर प्लेटू रीजन है ना, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन जो है, तो वहां पर एक तरीके से बहुत शानदार तरीके से मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन। अब यहाँ पर समझो कहाँ कहाँ है भाई, एक तरीके से झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, रिच इन मिनरल्स एंड कोल। अगर देखा जाए ये तीन स्टेट में बहुत ज्यादा जो मिनरल्स है और कोल्स है वो बहुत अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखो, अरुणाचल प्रदेश एब्यूडेंट इन वाटर रिसोर्स बट अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। सोचो, वहां पर अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा रिसोर्सेस है वाटर का, लेकिन वहां अभी तक हम लोगों ने उतना डेवलपमेंट नहीं करी है जितना करनी चाहिए। देख रहे हो, मतलब एक जगह है रिसोर्सेस जहां हम पूरा खुल के इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी जगह जिस चीज की कमी है वो चीज है, लेकिन हम उसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा देखो, राजस्थान में रिच इन सोलर एंड विंड एनर्जी बट वाटर स्कार्सिटी, लेकिन वहां पर वो रिसोर्स कमी है। तो देख रहे हो, किसी एक स्टेट में रिसोर्स एक तरीके का ज्यादा है, दूसरे तरीके का कम है। तो यही तो होता है कि हर एक इंसान में जो होता है, हर एक तरीके की क्वालिटी नहीं देखने को मिलती है। किसी में जो है पढ़ाई करने की क्वालिटी ज्यादा अच्छा रहती है, किसी में खेलने की क्वालिटी ज्यादा रहती है। तो उसको कैसे मैनेज करके चले, क्योंकि इकोनॉमी को अगर डेवलप करना है तो आपको हर एक चीज आना चाहिए। अगर आप कोई पर्टिकुलर एक पर्सन है जो कि आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, तो आपको एक प्रॉपर थोड़ी बहुत एक नॉलेज होनी चाहिए भाई स्टडी से रिलेटेड, ताकि आप चीजों को गलत इंटरप्रेट ना करो, है कि नहीं। अब आप समाज के बारे में ज्ञान ही नहीं है, सिर्फ खेले जा रहे हैं, दूसरों से कोई लेना देना ही नहीं है, तो मतलब एक अच्छा समाज को नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो वही बात बोला गया कि देखो, सोलर और जो विंड है बहुत शानदार मात्रा में कहां पर है, राजस्थान में, लेकिन वहां पर वाटर की स्कार्सिटी देखने को मिलती है। जैसे लद्दाख वाला रीजन, कल्चरली रिच्ड बट लैक्स वाटर, वहां तक वहां पर ऐसे ऐसे खोज हुए हैं कि वहां बर्फ जो है जमता है, उससे पानी को किस तरीके से निकाला जाए, ठीक है, पीने के लायक हो। ठीक है, तो ये भी चीज है। बट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मिनरल्स, वहां मिनरल्स है नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। दूसरा, तो हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग करना चाहिए कि भाई अगर मान लो कि कोयला सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, ठीक है, मान लो झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, तो वो कोयला जो है वो दूसरे स्टेट भी ट्रांसपोर्ट होना चाहिए कि नहीं, राजस्थान भी जाना चाहिए, वो महाराष्ट्र भी जाना चाहिए, ताकि वहां के लोग भी कोयले का इस्तेमाल जो है वो कर सकें, है कि नहीं। तो यही बोला गया कि बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग इज नीडेड एट अ नेशनल, स्टेट और रीजनल एंड अ लोकल लेवल टू एड्रेस दिस डिस्पैरिटी, ताकि जो स्टेट के बीच में जो कमियां हैं वो दूर हो सके, या उनके बीच में जो भेदभाव है उसको कम किया जा सके।
ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि हम लोग रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू कर सकते हैं। कैसा प्लानिंग करना होगा? बैलेंस। ठीक है, अब आते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, कि हमारे देश में कैसे कैसे रिसोर्स को प्लान किया जा रहा है या किया गया है। अब रिसोर्सेज जो है वो हमारे देश में अगर देखा जाए तो पहले क्या करना चाहिए हमें? आइडेंटिफाइंग, फिर उसके बाद लिस्ट करना चाहिए अक्रॉस द डिफरेंट रीजन। जैसे मान लो कि आपने आइडेंटिफाई किया भाई कि झारखंड में ये रिसोर्सेस है, मान लो कि वेस्ट बंगाल में ये रिसोर्सेस है, फिर आपने उत्तराखंड में ये रिसोर्सेस है। उसी तरीके सारे स्टेट में आपने क्या किया? आइडेंटिफाई किया। और आइडेंटिफाई करने के बाद दिस इन्वॉल्व द सर्वेइंग एंड मैपिंग टू एक्सेस द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ दिस रिसोर्स, कि कौन से क्वालिटी का रिसोर्स कहां पर कितनी मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, हमने ये पहले आइडेंटिफाई कर लिया। ये हम बता रहे हैं कि प्रोसेस कैसा होना चाहिए कोई भी रिसोर्स को प्लान करने के लिए। तो पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा, एस्टैब्लिश अ प्लानिंग सिस्टम, एक सिस्टम बनाइए कि भाई जो है यहाँ से कितने रिसोर्स निकालने हैं, मेरे को कितने समय में कितना रिसोर्स को निकालना है। मतलब दैट एम्प्लॉयज द सुटेबल टेक्नोलॉजी स्किल्स, कितने रिक्वायरमेंट है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो चीजों को लेकर चलेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है इंश्योरिंग दैट दीज रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स अलाइन विद द ब्रॉडर नेशनल डेवलपमेंट गोल। और इसको क्या कर दो, एक बार सबसे शुरुआत में हम लोग क्या किया भाई बताओ? फिर हम लोग प्लानिंग सिस्टम को डेवलप करना है। प्लानिंग सिस्टम को डेवलप करने के बाद हम उसको अलाइन करें ताकि हमारा डेवलपमेंट, देश का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, डेवलपमेंट बढ़ सके। तो हमने देखा 3 प्रोसेस यहां पर अभी तक। पहला क्या है? आइडेंटिफाई करना। दूसरा है प्लानिंग सिस्टम, कि भाई यहां पर जो झारखंड में है वो कौन है। जैसे कोल माइंस है तो कोल माइंस जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। अब वही ऑर्गेनाइजेशन यहाँ के पूरे मिनरल्स को देख रहा है। एक संस्था होनी चाहिए ना भाई जो पूरी चीजों को देख के चल रहा है, नहीं तो हम किसी के हाथ में तो सौंप नहीं सकते। दूसरा काम तो ये करना है। और तीसरा है कि सबको किस तरीके से एक साथ जोड़ें ताकि जहां जहां जिस चीज की कमी है वहां वहां वो रिसोर्सेज पहुंच पाए। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हमें क्या? तीसरा। फिर अगर देखा जाए सिंपली हैविंग अ रिसोर्स इजंट एनफ, सिंपल सी बात कि आपके पास रिसोर्स, पैसा रहना ही काफी नहीं है। पैसा रहने पर दिमाग भी तो होना चाहिए, इसको खर्च कैसे करें। पैसा है मान लो, ठीक है, या फिर बहुत सारे टीचर को देखते होगे उनको नॉलेज बहुत रहता है लेकिन वो पढ़ा नहीं पाते हैं, क्योंकि दोनों में अलग अलग क्वालिटी चाहिए। एक है कि आप नॉलेज को ग्रास्प कर रहे हैं, एक है कि सामने वाले को आप अपनी नॉलेज को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्रेजेंट करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए बहुत सालों का। जैसे देखो, जो टीचर पहली बार पढ़ाता है और जो टीचर 10 साल के बाद पढ़ाता है तो बहुत फर्क हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास वो रिसोर्स होना काफी नहीं है। अगर मान लो हमारे देश के पास कोयला बहुत है तो कोयला होना काफी नहीं है ना। जैसे अगर साउथ अफ्रीका में देखो, अफ्रीका वाले रीजन में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बहुत ज्यादा सोना है लेकिन वो कच्चा सोना है। उस सोने को निकाल कर एक मतलब ज्वेलरी में या फिर एक अच्छा सोने में कन्वर्ट करने के लिए बहुत टेक्नोलॉजी लगता है, जो टेक्नोलॉजी वहां पर नहीं है। इसीलिए हमारे देश के अलग अलग जो डेवलप्ड नेशन है, रशिया के अलग, यूएसए के लोग या यूएसए की कंपनी जाती है वहां से सोना निकालने। सोचो, जबकि वो सोना वहां की कंपनी ही निकाल सकते थे भाई और वहां रीच हो सकते थे, लेकिन वहां पर क्या है, होना काफी नहीं है। वी नीड टू टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल प्रोग्रेस फॉर द डेवलपमेंट। हमें इंस्टीट्यूशन भी चाहिए होगा और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी चाहिए होगा। उसके बाद बोला गया मेनी रिसोर्स रिच रीजन्स आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। देखो झारखंड देखो बैकवर्ड है कि नहीं भाई। झारखंड में आज भी उतनी उन्नति नहीं हो पाई जितना होना चाहिए। ऐसा क्यों है? जबकि वहां पर तो मिनरल्स बहुत ज्यादा है भाई, वहां तो मिनरल्स बहुत ज्यादा है। सबसे अमीर तो वही होना चाहिए क्योंकि कोयला का खदान है वहीं पर। अब कोयले से ज्यादा रिच क्या हो सकता है कि 80% कोयला हमारे देश का झारखंड से ही आ रहा है। समझ रहे हो? इसका मतलब वो होना काफी नहीं है, वहां से पैसे को निकालना एक तरीके से बहुत बड़ी बात हो जाती है। मतलब इकोनॉमिकली अलाइन करना जरूरी है। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ दीज रीजन सोज नीडेड अ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ। कि हमने क्या करा, एक्सप्लॉइट किया। एक्सप्लॉइट का मतलब गलत तरीके से हमने प्लान करा है, ठीक है, और बर्बाद करा है रिसोर्सेस को। हमने एफिशिएंट तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं करा, जिसकी वजह से आज कमी आ रही है। अगर हमने वाटर को सही तरीके से प्लान्ड वे में इस्तेमाल किया होता तो क्या आज हमारा अंडरग्राउंड वाटर इतना लो जाता? नहीं जाता। मतलब हमने वाटर रिसोर्स को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करा, हमने बीज को वैसे इस्तेमाल नहीं करा। हम अधिक पानी डाले जा रहे हैं, खेतों में डाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो फ्रेश वाटर है वो और हमारा एक तरीके से खत्म होते जा रहा है। ठीक है, सिंस इंडिपेंडेंस अगर देखा जाए इंडिया हैज फोकस्ड ऑन द रिसोर्स प्लानिंग
फॉर द बैलेंस डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। तो अगर देखा जाए हमने धीरे धीरे कर कर जैसे आजाद हुए हम लोग 1947 में, उसके बाद हमने टेक्नोलॉजी पर भी फोकस करा है भाई, हमने बैलेंस डेवलपमेंट पर भी फोकस करा है, हमने टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर कर साथ में कि भाई ज्यादा लेबर माइंस के अंदर ना घुसे, उसकी वजह से जान मान हानि हो जाती है बहुत बार है ना। कोल माइंस में देखना बहुत इतने छोटा सा गुफा रहता है, इसमें घुस के लोग जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कभी कभी लोग अपनी जान को खो देते हैं वहां। तो अगर वहां पर टेक्नोलॉजी रहेगा तो हम उसका रिमोट जो है बाहर से हम रिमोट उसको कर सकते हैं भाई, उसको चला सकते हैं और वहां से रिसोर्सेज को ला सकते हैं, और आने वाले समय में होगा ही। ठीक है, जैसे मैंने बताया जापान ने अपनी टेक्नोलॉजी को इतना जो है चुस्त और तंदुरुस्त कर दिया है कि भाई जो लगभग अभी 30 to 40% होटल में लोगों की जरूरत नहीं है, बस रिमोट से मतलब रोबोटिक्स रूम को साफ करता है, सर्विस लेता है। ठीक है, तो वो सब सारी चीजें हैं। तो आने वाले समय में एक तरीके से एआई जो है वो अपग्रेड होगा, तो उसमें इंसान को भी अपने आप को अपग्रेड करके चलना, क्योंकि इंसान के लिए अलग तरीके का काम हो जाएगा। ठीक है, वहां पर कि रोबोट को चलाना कैसे, रोबोट को कैसे हमें क्या इंडिकेशन देना है कि वो काम करे। अब सही कमांड नहीं दोगे तो गलत, आप बोलोगे मार दो तो आप बोले कि मार दो तो वो इंसान को ही मार सकता है। अगर आपने बोला मक्खी को मार दो तो मक्खी को मारेगा वो। हाँ, तो कमांड देना सही है। एक फिल्म है तमिल में, देखना तमिल में होता साउथ का ही फिल्म है, टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो तुम टेक्नोलॉजी बेस्ड अगर फिल्म डालोगे ना तो वहां आ जाएगा एक रोबोट वाला है, एक बूढ़ा बाप रहता है, बूढ़ा बाप जो रहता है उसकी वाइफ नहीं रहती है, उसका बेटा रहता है, एक इंजीनियरिंग रोबोटिक इंजीनियरिंग करने के लिए बाहर जाता है। अब वो बाहर से एक रोबोट को ट्रायल बेसिस के लिए उसके पास रख देता है, जो उसका सारा काम धंधा सब चीज देखता है। ठीक है, खाना चाय दवाई कितने बजे जाना है क्या नहीं जाना है, उसमें पूरा डेटा फीड कर दिए उसी के हिसाब से। लेकिन लास्ट में उसको लगाव हो जाता है उस इंसान को, उस बुढ़े को, उससे, किससे, उस रोबोट से, लेकिन उसके पास तो कोई इमोशन है नहीं। तो एक ही चीज में मात नहीं दे सकता है अगर बोला जाए रोबोट या मशीन इमोशन में, कि हम इमोशनल हैं, हम हर चीज को समझ सकते हैं, लेकिन वो चीज जो कमांड देंगे वही समझेगा, उसके अलावा कुछ नहीं समझ पाएगा। आजादी के बाद हमने फोकस करा रिसोर्स को प्लान करने में, क्योंकि उसके पहले हमारी रिसोर्स को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया भाई। उसके बाद हमने बैलेंस्ड डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स को भी साथ में लेकर चले, मतलब जितने भी लोग काम करने वाले थे उनको भी सही राह पर लेकर चला गया। अब देखो हमने अगर प्लानिंग के मामले में किया है तो 5 ईयर प्लान करा है ना। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद हमने एक कमीशन बनाया जिसका नाम है 1950 में क्या बनाया, प्लानिंग कमीशन। क्या बनाया भाई, प्लानिंग कमीशन बनाया था, याद रखना है। प्लानिंग कमीशन हमारे देश में कब आया भाई, 1950 में। अब इस प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर अभी नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, अभी क्या कर दिया है, नीति आयोग। ठीक है, प्रेजेंटली जो है उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। लेकिन जब ये 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया गया था तो इसका काम क्या था, कभी 1951 से लेकर 1955 मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया गया था। इसका काम ही यही था कि हर 5 साल में या हर 5 साल के लिए आप हमारे देश के लिए प्लान बनाइए और उस प्लान को किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करना है, उसमें काम करने का जो काम है वो ये किया करता था ये कमीशन। समझ रहे हो कि 5 साल का प्लान बनाओ, 5 साल के प्लान के बाद रिव्यू करो, फिर अगला 5 साल का प्लान बनाओ। तो 1951 से 1956 जो है वो पहला 5 साल का प्लान तैयार किया था। फिर उसी तरीके से प्लान चलता चलता है 2017 तक लास्ट चला, उसके बाद फिर नीति आयोग आ गया और फिर नीति आयोग अब हर साल का प्लान बना बनाकर हमारे देश में इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां याद रखना है। तो रिसोर्सेज प्लानिंग हैज बीन फोकस सिंस द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब हुआ, 1951 से लेकर 1956। ठीक है, जिसमें गारंटी किया गया कि रिसोर्स अलोन डज नॉट गारंटी द डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशन। इसीलिए बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी हमारे देश में ऐड किए गए। ठीक है, अलग अलग देशों से हमने इंपोर्ट करा। ठीक है, अब ग्रीन रेवोल्यूशन में भी हमने देखा था एग्रीकल्चर में कि हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से 1960s में और 1970s में अपनी इकोनॉमी को डेवलप करा था। तो ये भी चीज है। फॉर इंस्टेंस अगर देखा जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखा जाए, तो झारखंड एंड छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल व्हाइल सम अदर एरिया विद अ फ्यूअर रिसोर्स आर इकोनॉमिकली डेवलप। जैसे बहुत सारे एरिया जो है वो इकोनॉमिकली बहुत डेवलप है, लेकिन ये सब उतने ज्यादा डेवलप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जा सकता है, इसका मतलब हमें एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो वही बात बोला गया कि अभी भी इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजी अभी भी की है,
अगर रिसोर्स को डेवलप करके चलना है। जैसे द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज आइसोलेटेड, जो कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख है वो अभी भी आइसोलेटेड है, वहां पर उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। रिच इन कल्चर, वहां का कल्चर बहुत शानदार है, बट लैक्स ऑफ वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एसेंशियल मिनरल्स नहीं है। तो ये सब मिनरल्स यहाँ से यहाँ कैसे लाया जाए भाई, ठीक है। और यहाँ का कल्चर जो है हम यहाँ पर कैसे शिफ्ट कर पाए, थोड़ा बहुत कल्चर जो वहां से सीख कर अपने इन सब सारे जो स्टेट्स में कैसे ला पाए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे को साथ लेकर चलना, और यही काम जो है 5 ईयर प्लान में करने की कोशिश की गई थी। अब है कि हम लोग प्लानिंग, हमने ये समझ लिया भाई प्लानिंग कैसे करें, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग रीजन्स, अलग अलग लोकल एरियाज को किस तरीके से हम लोग साथ में लेकर चलें, इसके बारे में था। अब अगर देखा जाए यहाँ पर आगे तो क्या है भाई, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, बचाएं कैसे। एक तो है प्लानिंग, प्लानिंग इस तरीके से करना है ताकि हमारा टेक्नोलॉजी एफिशिएंट हो और हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ हो, या हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो। कंजर्वेशन का मतलब होता है हाउ टू प्रोटेक्ट आवर रिसोर्स, ठीक है। तो रिसोर्स आर एसेंशियल ऑफ एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। इरेशनल कंजम्पशन, इरेशनल कंजम्पशन मतलब जैसे तैसे आप सिर्फ कंजम्पशन किए जा रहे हैं, कंजम्पशन किए जा रहे हैं, उसका अगर सस्टेनेबल वे आपको पता नहीं है कि कैसे हम उसको कंजर्व करें, तो आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो हमें आज से ही अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करके चलना है, और कंजर्वली अगर बोला जाए कंजर्वेटिवली हम लोगों को रिसोर्स को प्लान करके चलना है कि कैसे हम आगे चलकर फ्यूचर में उसको कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए ओवर यूटिलाइजेशन जो कर रहे हैं उसको कम करना पड़ेगा, उसके वजह से क्या हो रहा है, सोशियो एंड इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज निकल के आ रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करके चलना जरूरी है, क्योंकि अनलिमिटेड अगर आप खर्चा करते जाओगे रिसोर्सेज का, तो उसका जो गलत इंपैक्ट है वो इन्वायरमेंट के ऊपर तो पड़ेगा ही। फिर अगर हिस्टोरिकल कंसर्न देखा जाए, हिस्टोरिकली मतलब शुरुआत से ही, तो पास्ट लीडर जैसे गांधी जी हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग रिसोर्स। गांधी जी ने हमेशा इस बात पर फोकस करा था कि एक तो खास करके रूरल एरियाज पे बहुत ज्यादा फोकस रहता था उनका, कि भाई रूरल एरियाज को हमें डेवलप करके चलना है, रूरल एरियाज को, कि वहां के लोग जो हैं वो अर्बन एरियाज में ना जाना पड़े उनको। लेकिन आज भी वैसा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या रहा, अर्बन एरियाज पर प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ का जो है हवा ज्यादा दूषित हो रहा है या हवा ज्यादा खराब हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो वी शुड कंजर्व द रिसोर्स, ये महात्मा गांधी जी ने बोला था। गांधी जी बिलीव दैट देयर इज इनफ फॉर एवरीवन नीड्स। अगर जरूरत है, जरूरत के लिए सबके लिए काफी है, लेकिन अगर वही डिजायर करने लगे, ठीक है, ग्रीड करने लगे, तो एक तरीके से कम पड़ जाता है कि नहीं। एक होता है आप 1-1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने कमा रहे, ठीक रहे हो, अब जब आप डिजायर करने लगते हो मेरे को और पैसे, और तो आप खुश कभी नहीं रह सकते हो। सिंपल सी बात है कि नहीं। तो कभी कभी हमें संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। तो रिसोर्सेज के मामले में हमेशा एक देश को संतुष्ट होना जरूरी है कि हमारे पास जो भी संसाधन है, जो भी रिसोर्स है, उसका सही इस्तेमाल कैसे करें, या फिर हम उसको आगे चलकर कंजर्व करके कैसे इस्तेमाल करें, ठीक है। तो यहां बोला जा रहा है, देखो यहां बोला जा रहा है, बट नॉट फॉर अ ग्रीड, कि भाई नीड के लिए ठीक है लेकिन ग्रीड के लिए काफी नहीं है। सो अ ग्रीड एंड एक्सप्लॉयटेटिव टेक्नोलॉजी एज अ मेजर कॉज ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन, कि ग्रीड की वजह से और जो एक्सप्लॉयटेटिव टेक्नोलॉजी की वजह से, जो टेक्नोलॉजी जिसके वजह से हमने बहुत सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, खत्म किया, उसकी वजह से जो है वो रिसोर्सेज का डिप्लीशन होते जा रहा है, ठीक है। आगे देखो, ही एडवोकेटेड, हाँ मतलब एक है क्या कि आपका, ठीक है, हाँ नीड है कि कोई चीज खाना वो नीड के अंदर आता है। टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, और बड़ा टीवी चाहिए, और दूसरे तरीके का टीवी चाहिए, और दूसरा फ्रिज चाहिए, ठीक है, बाइक चाहिए, एक से एक बाइक चाहिए, मेरे को लकड़ी का मतलब वो फर्नीचर चाहिए, लोहे से भी काम चल सकता है, ठीक है। ये अगर दीवार है तो दीवार के बीच में अगर लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें हम ईंट का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, मिट्टी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि डिजाइन चाहिए हमें एक अलग अलग तरीके से, ठीक है, क्योंकि हमें एक ग्रीड आ गया है। लेकिन वहां पर ईंट से भी काम चल जाता, लेकिन हमने वहां पर लकड़ी को लगाया है, और लकड़ी की वजह से बहुत सारे पेड़ कटे हैं बेफालतू के, ठीक है। तो ये बात है। ही एडवोकेटेड, गांधी जी ने ये भी बात बोला है कि एडवोकेटेड द प्रोडक्शन बाय द मासेस एज अ वे टू इंश्योर अ सस्टेनेबल रिसोर्सेस यूज, कि हमें अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल सस्टेनेबली करके चलना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये बात समझ के चलना है। आगे देखो भाई, हमें समझ में आ गया रिसोर्स को कंजर्व कैसे किया जाए, हमें ये समझ में आ गया रिसोर्स का प्लान कैसे करें। अब है कि हमारे पास रिसोर्स है कितना, खास करके लैंड रिसोर्स। हमारे पास जमीन है भाई, तो जमीन भी एक तरीके का हमारा रिसोर्स है कि नहीं है,
कोई भी चीज जिसके थ्रू एक इकोनॉमी बढ़ सकती है, जिससे आप पैसा कमा सकते हो, वो रिसोर्स का काम कर सकता है। जैसे एक ह्यूमन है, मैं हूं, अगर मैं पैसा कमा पा रहा हूं, मैं अपनी मेहनत की वजह से या फिर मैं अपना पढ़ा के या कैसे भी किसी भी तरीके से, अगर मैं कोई एक्टिविटी करके पैसा कमा रहा हूं, मतलब मैं ह्यूमन रिसोर्स हूं। अगर मैं पैसा ना कमा, नल्ला बैठा हुआ हूं, इसका मतलब क्या है? मैं रिसोर्स नहीं हूं। सिंपल सी बात है। तो लैंड भी रिसोर्स है। अगर मान लो कि ये बंजर जमीन रहती, बैरन लैंड है, तो क्या ये कोई काम का है? नहीं। लेकिन अगर उसी खेत में हम वीट उगा रहे हैं, क्या वीट है या फिर राइस है, और उसको बेचकर हम पैसा कमा पा रहे हैं, इसका मतलब ये रिसोर्स है। तो अगर देखा जाए हमारे पूरे देश में, इंडिया में जो पूरा जमीन है, पूरा जमीन का 43% एरिया प्लेन्स है। प्लेन्स वाला एरिया जहां पर खेती बाड़ी बहुत शानदार तरीके से किया जा सकता है। जैसे देहरादून प्लेन्स में आता है, और पौड़ी हो गया, गढ़वाल हो गया, वो सब पहाड़ी में आता है, माउंटेन्स में। तो 30% माउंटेन है हमारे देश में, और 27% प्लेट्यूस, पठार, मतलब जो पथरीली इलाका होता है, पत्थर वाले इलाके, मतलब छोटे छोटे पहाड़ है, उनमें ज्यादा बड़े पहाड़ नहीं है, ठीक है, छोटे छोटे, जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन, जहां पर मतलब हाँ, पूरे इंडिया का। तो इंडिया में देखा जाए तो अगर तो 43% प्लेन्स हैं जहां पर शानदार तरीके से खेती होता है, 30% माउंटेन्स हैं, और 27% प्लेट्यूज हैं। तो ये रटा होना चाहिए कि हमारे देश में लैंड रिसोर्स कितने हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पर, तो लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है भाई, जो हमें मिला है। अब लैंड को आप बना नहीं सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट सपोर्ट है वेजिटेशन, इसमें वाइल्ड लाइफ होता है, वेजिटेशन होता है, फिर आपको ह्यूमन लाइफ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, कम्युनिकेशन होता है। हाउएवर लैंड इज लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड है। जमीन आपके पास अनलिमिटेड नहीं है ना भाई। आपके पास जमीन अनलिमिटेड है क्या? नहीं है। जमीन तो सीमित है, जितना पहले था उतना आज भी है। ऐसा तो नहीं जमीन आपने बढ़ा दिया कि जमीन पैदा कर रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं रहा है, ठीक है हम लोग। तो सो केयरफुली प्लानिंग, तो केयरफुल अगर प्लानिंग होगा इज एसेंशियल फॉर द वेरियस यूज ऑफ रिसोर्स। तो अगर रिसोर्सेज का इस्तेमाल अगर सही से करना है तो हमें केयरफुल प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी। बस ये तीनों डेटा जरूर याद रखना। अब आगे देखो भाई, एक एक करके पढ़ते हैं। अबाउट 43% जो लैंड है वो हमारा क्या, प्लेन्स है। और प्लेन्स में ज्यादातर क्या प्रोवाइड करता है, विच प्रोवाइड अ फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। अब माउंटेन में तो इंडस्ट्री खुलेगा नहीं, इसीलिए देखो देहरादून या पहाड़ी इलाके में इंडस्ट्री लगाना पॉसिबल ही नहीं होता है। आपको बोलेगा मसूरी में इंडस्ट्री खोलेंगे तो उतना बड़ा जमीन कहां से लाएगा? जमीन चाहिए ना, उसको समतल एरिया चाहिए जहां पर मशीन को फिट कर सके, और जहां पर एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया चाहिए जहां पर सारी सेटअप को करवाया जा सके। तो जनरली प्लेन्स में क्या होते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होते हैं, और आपको इंडस्ट्री वगैरह सेटअप होते हुए देखने को मिलेगा। और ज्यादातर रेवेन्यू आपको कहां से देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री से। तो एक ही तरीका बच जाता है माउंटेनियस रीजन को डेवलप करने का, टूरिज्म, सर्विस सेक्टर में डेवलप करो, ठीक है। छोटे छोटे दुकान, छोटे छोटे उन सब चीजों से हम लोग डेवलप कर सकते हैं, लेकिन वहां इंडस्ट्री नहीं खोला जा सकता है। आपको बोलेगा केदारनाथ के बगल में इंडस्ट्री खोल दे, तो कहां से हो पाएगा? उतना बड़ा एरिया ही नहीं है साथ में। जब जाओ तो ऐसे पहाड़, फिर कितना पहाड़ों को काटोगे? फिर एक बार अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, वहां पर आ गया बाढ़, आ गया कुछ वैसा चीज आ गया, तो गया काम से, ठीक है। 30% जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कंट्री इज अ माउंटेनियस व्हिच इंश्योर्स दैट पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स। यहाँ पानी का स्रोत है ना। हिमालय से हमारे देश में पानी आता है कि नहीं, गंगा जैसा, ठीक है। गंगा वगैरह रिवर कहां से आती है भाई, सब हिमालय वगैरह से आती है। इसका मतलब कि जो 30% माउंटेनियस रीजन है वहां से ज्यादातर क्या आते हैं, रिवर्स है, एंड प्रोवाइड अ फैसिलिटी फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट। आप बर्ड सेंचुरी खोल सकते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स उस तरीके को डेवलप कर सकते हैं। हमारे उत्तराखंड में भी है वैली ऑफ फ्लावर्स, गए हो कभी? वैली ऑफ फ्लावर्स नहीं गए हो? बद्रीनाथ साइड में नहीं गए? चलो ठीक है, मैं 2 बार आ चुका हूँ, ठीक है। अबाउट 27% ऑफ एरिया इन अ कंट्री इज अ प्लेट्यू रीजन, ठीक है। और ये समझो प्लेट्यू रीजन में ज्यादातर क्या पाया जाता है भाई, फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट और रिच रिजर्व्ड मिनरल्स। तो मिनरल्स हो गया कहां पर, प्लेट्यू वाले रीजन में। और आपको वाटर, टूरिज्म, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से कहां जाएंगे, माउंटेनियस, और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री कहां जाएगा, बस यहां तक समझ के चलना है, ठीक है। इसके आगे मैं कल डिस्कस करूंगा, ठीक है, जो लैंड यूटिलाइजेशन कैसे कर पाए। तब तक यहां तक आपने समझ लिया होगा, ठीक है। यहाँ 3 चीजें हमने समझा, क्या क्या समझा, रिसोर्स प्लानिंग, दूसरा हमने रिसोर्स को कंजर्व कैसे करें, और
लैंड रिसोर्स क्या है? उसमें तीन चीज है, प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।